एंड वेलकम टू रेडियंट फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लैमार्कवाद के बारे में। यानी लैमार्कवाद ने ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फ्रांस के जीव वैज्ञानिक थे, यानी जीवों के वैज्ञानिक थे, यानी जीव वैज्ञानिक के साइंटिस्ट थे। इनका नाम पूरा जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने जैव विकास के परिकल्पना को समझने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे हम लैमार्कवाद कहते हैं। ये सबसे पहले जिसे लैमार्कवाद या इसे हम उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत यानी हम लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये एक लैमार्कवाद जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने एक फिलोसफिक जूलॉजिक एक पुस्तक ने लिखी, उसी में इन्होंने ये जैव विकास को परिकल्पना को सिद्धांत का बारे में बताया। जैसे यहाँ पे जूलॉजिकल ये एक इनका बुक था, जिन्होंने इसी बुक में इन्होंने ये जैव विकास को समझाया था। जैसे मैं यहाँ पे समझेंगे, इस बुक में इनकी 4 मूल अवधारणाएं थे। जैसे बड़े होने की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, उसके बाद यहाँ पे वातावरण का सीधा प्रभाव यानी डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, उसके बाद अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, उसके बाद उपार्जित लक्षणों की वंशागति इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसके बाद यहाँ पे समझेंगे, सबसे पहले हम लैमार्कवाद समझ लिए, उसके बाद लैमार्कवाद का सिद्धांत ये यानी इसको हम विस्तार से समझेंगे। उसके बाद क्या समझेंगे, हम प्रमाण समझेंगे, यानी लैमार्कवाद का प्रमाण के बारे में समझेंगे। उसके बाद कुछ उदाहरण, यानी लैमार्कवाद ने इन विकास को यानी इन सिद्धांत को समझने के लिए 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक जिराफ का और एक सांप का। यानी इनको हम समझेंगे, इन दोनों एग्जाम्पल को। उसके बाद सबसे पहले हम समझेंगे इन चारों को कि आखिर में ये क्या क्या होते हैं। उसके बाद प्रमाण के बारे में समझेंगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल के बारे में समझेंगे, जिराफ और ये सांप वाले के बारे में। इसके बाद यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले बड़े होने की प्रवृत्ति, यानी बड़े होने की प्रवृत्ति अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है बड़े होते हैं, यानी उनका जो शरीर होता है बड़ा होता है। सबसे पहले समझेंगे, इस पृथ्वी पर सबसे पहला स्तनधारी जीव जो था एक सूरज के समान था, यानी छुछुंदर के समान था, यानी इसे हम सूरज कह सकते हैं, यानी उसे सूरज कहते थे। यानी हम समझ सकते हैं, अभी जैसे चूहा होता है या छुछुंदर आप लोग देखेंगे, उसी के समान एक स्तनधारी जीव था। उसी के विकास से हम लोग आज हुए हैं। यानी ये विकास होता है, यानी बड़े होने की प्रवृत्ति जीव में पाई जाती है, इसलिए इसे यहाँ पे हो जाता है हमारा बड़े होने की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। उसके बाद समझेंगे वातावरण का सीधा प्रभाव, यानी वातावरण का सीधा प्रभाव जैसे में यहाँ पे हम मानेंगे कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं उसी वातावरण में हम लोग ढल सकते हैं। जैसे में यहाँ पे समझेंगे समुद्री जीव में, यानी यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे वातावरण का सीधा प्रभाव, यानी पहाड़ी पर रहने वाले जीव जो होते हैं वहां पे ऑक्सीजन कम मिलता है, यानी ऊपर जाने पे ऑक्सीजन हम लोगों को मिलता है। और वहां के लोग, यदि हम लोग यहाँ पृथ्वी पर के जीव वहां पे जाएगा तो वहां पे नहीं सह पाएगा, लेकिन वहां पे अगर पहाड़ी पे जो जीव रहता है वहां उनका अनुकूल हो गया, उसी वातावरण के वह अनुकूल हो गए हैं। उसके बाद मरुस्थल पर रहने वाले जीव, यानी मरुस्थल पर रहने वाले जीव जो है उसी मरुस्थल के अनुसार ढल गए हैं। अगर हम लोग यहाँ से वहां पे जाएंगे तो हम लोग वहां का गर्मी को नहीं सह पाएंगे, इसलिए वहां पे वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी जिस वातावरण में हम लोग रहना शुरू कर देंगे उसी वातावरण में हम लोग ढल जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं हिमाचल प्रदेश में कितना ठंड पड़ता है, और वहां के लोग जो हैं वहां पे उस ठंड को सह सकते हैं, यानी सह जाते हैं। और हम लोग वहां पे जाएंगे तो हम लोग उस ठंड को नहीं सह पाएंगे, इसलिए वहां पे
वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है जीवों पर। उसके बाद यहाँ पे अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग का प्रभाव। जैसे यहाँ पे हम समझेंगे अंगों का उपयोगी, अर्थात हम जिस अंग का ज्यादा उपयोग करेंगे वह हमारा विकसित होगा, यानी वह अंग जो होगा हमारा विकसित होगा, और जिस अंग का हम अनुपयोग करेंगे यानी हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वह हमारा अंग जो होता है अविकसित यानी नष्ट होते जाता है, यानी वह विकसित नहीं होता है। जैसे में यहाँ पे हम जिस हाथ से लिखते हैं उसी हाथ से हमारा लिखना हो जाता है। जैसे में यहाँ पे हम अगर दाहिने हाथ से लिखते हैं तो हमारा दाहिने हाथ जो होता है विकसित हो जाता है, और बाएं हाथ जो होता है हम उससे नहीं लिख पाते हैं। उसके बाद यहाँ पे समझेंगे उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी उपार्जित लक्षणों में वंशागति में क्या हो जाएगा हमारा, जैसे में सभी लक्षण होते हैं जो हमारे संतान में वंशागत होते हैं, और वह लक्षण जो होता है धीरे धीरे एकत्र होकर एक नई जाति की निर्माण कर देता है। यही हमारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होता है, जैसे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। उसके बाद यहाँ पे समझेंगे हम प्रमाण, यानी लैमार्कवाद का प्रमाण क्या होता है। उसके बाद समझेंगे जिराफ और सांप, यानी ये दोनों जो होता है इनका एग्जाम्पल होता है, यानी इसी के द्वारा ये प्रमाण देते हैं कि ये जो होता है यहाँ पे बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव और अंगों का उपयोग अनुप्रयोग और उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इन दोनों से हम लोग समझ सकते हैं कि जिराफ और सांप वाले एग्जाम्पल से। इसके बाद यहाँ पे समझेंगे लैमार्कवाद का प्रमाण, यानी लैमार्कवाद ने अपने वंशागति के सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए दो बहुचर्चित एग्जाम्पल दिए थे, यानी उदाहरण दिए थे, जैसे अफ्रीकी जिराफ। उसके बाद यहाँ पे दो यानी सांप का, यानी सांप जो होता है यहाँ पे सांप के लिए एक उदाहरण और एक अफ्रीकी जिराफ के लिए उदाहरण दिए थे। यही इन्होंने यानी इन्हीं दोनों एग्जाम्पल से इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रमाण किया था, यानी उनको सिद्ध किया था। हम समझेंगे लैमार्कवाद के प्रमाण में सबसे नंबर 1 है अफ्रीकी जिराफ की लंबी गर्दन। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि इस लंबी गर्दन, यानी सबसे पहले समझेंगे कि जिराफ के पूर्वज में ना ही लंबी गर्दन थी और ना ही लंबी टांग, यानी उनके आगे वाला टांग जो होता है लंबी होता है। तो सबसे पहले समझेंगे आखिर में इनकी लंबी गर्दन कैसे हुई और लंबी गर्दन यानी टांगे कैसे हुई। तो सबसे पहले समझेंगे कि पूर्वज में इनके लंबी और गर्दन नहीं थी, यानी लंबी गर्दन नहीं थी, क्योंकि उस समय इनके पास पर्याप्त भोजन था, तो उन्होंने ये भोजन को अपने खा लेता था और भोजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके बाद क्या हुआ कि जलवायु में परिवर्तन आया और उसमें क्या हुआ, सभी सुखाड़ पड़ने लगा और सभी पेड़ पौधे सूखने लगे और वहां का जो जलवायु था मरुस्थल होने लगा। तो क्या हुआ, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे ये जैसे गाय जैसा लग रहा है, ये जिराफ जैसा नहीं लग रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये पेड़ जो है यहाँ पे नजदीक था, तो ये खाने लायक था, यानी ये खा लेता था, तो इसलिए यहाँ पे इतना ही था। उसके बाद क्या होगा कि जब पेड़ पौधे सूखने लगे और ऊंचे ऊंचे पेड़ होने लगे, तो ये अपने गर्दन को ऊंचे करने लगे और उसको खाने के लिए कोशिश करते थे, और अपनी टांग को, आगे वाली टांग को ऊपर करते थे और ये उचकाते थे, यानी अपनी टांग को उचकाते थे और अपनी गर्दन को उचकाते थे जिससे उनके भोजन मिल सके। तो ये क्या किए, अपने टांग और अपनी गर्दन को उचकाना शुरू किए, तो इनका क्या होगा, अपनी गर्दन और टांगे बढ़ने लगी। यानी ये जो होता है एक मतलब बहुत जल्दी नहीं बढ़ता है, वंशागत होते हैं, यानी पहली पीढ़ी यानी बहुत सारे पीढ़ियों के बाद इनका जो होता है लंबी गर्दन और टांगे होता है। उसके बाद क्या होगा, और ऊंचा हो गया, यानी और ऊंचा हो गया ये, यानी वहां का जो होता है पेड़ पौधे सूखने लगता है, तो वहां का पेड़ पौधे जो होता है बहुत ऊंचा होने लगता है, यानी मरुस्थल पे जो होता है पेड़ पौधे बहुत ऊंचा होता है। उसके बाद ये अपने जिराफ जो होता है और अपनी गर्दन को उचकाना शुरू करता है, बहुत ऊंचा करना शुरू करता है, तो इनका जो होता है गर्दन बहुत लंबा हो जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जिस अंग का हम विकसित करेंगे वह हमारा अंग जो होता है विकसित हो जाता है, यानी जिस अंग का हम उपयोग करेंगे वह विकसित हो जाएगा। इसलिए यह प्रमाण हमें, यानी इससे यह सिद्ध होता है कि जीवों में बड़े होने की प्रवृत्ति पाया जाता है। जैसे में यहाँ पे यह जिराफ जो होता है, यहाँ पे इसकी लंबी गर्दन हो गई, तो यहाँ पे बढ़ने की प्रवृत्ति हो गई। 2 नंबर में हमारा क्या था,
वातावरण का प्रभाव, यानी जिस वातावरण में हम रहेंगे, यानी ये वातावरण था जिस समय इसको पर्याप्त भोजन मिल रहा था तो उस समय यह उतना ही पर था, यानी जिस वातावरण में हम रहेंगे वही वातावरण पे हम ढल जाएंगे। जिस अंग का उपयोग जितना करेंगे उतना ही विकसित होगा। जैसे मैं यह गर्दन का अपना विकसित कर रहा था, यानी उपयोग कर रहा था, तो ये लंबी गर्दन हो गई। तो ये तीसरा हमारा सिद्धांत था। उसके बाद उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति में क्या होता है, हमारी जो लक्षण होता है वंशागत होते हैं, यानी हमारे संतानों में वंशागत होते हैं। तो क्या होता है, ये एक जिराफ है, उसके बाद ये अगली पीढ़ी है, उसके बाद अगली पीढ़ी है, उसके बाद अगली पीढ़ी है, यानी ये जिराफ की लंबी गर्दन जो होती है वंशागत होते हैं, यानी एक पीढ़ी में ही नहीं होती है, उसके आगे, यानी वह जो होते हैं अपनी अपनी गर्दन को उचकाना शुरू करते हैं। तो ये एक समय के बाद ये जो होता है इनकी लंबी गर्दन और एक लंबी टांग हो जाती है, यानी आगे वाली लंबी टांग हो जाती है और ये गर्दन। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो लैमार्कवाद का सिद्धांत था सही था। इससे स्पष्ट होता है कि सर्प में पहले यानी पूर्वज में जो थे पक्षपाद और अग्रपाद थे, यानी सांप जो होते थे पहले जमाने के, इसमें अग्रपाद और पक्षपाद थे, जिससे उन्हें बिल में घुसने में कठिनाई होती थी। और उन्होंने क्या किया, सर्प ने क्या किया, इन पैरों को इस्तेमाल करना छोड़ दिया और उन्होंने क्या किया, रेंगना शुरू कर दिया, जिससे यह पैर जो था यहाँ पे विलुप्त होने लगा, यानी छोटे छोटे होकर विलुप्त होने लगा, जिससे इनके अंग यानी यह जो पक्षपाद और अग्रपाद जो था विलुप्त हो गया और ये सांप यानी ऐसे सांप बन गए, यानी रेंगने वाले सांप बन गए और इनका पैर और हाथ जो था ये विलुप्त हो गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि लैमार्कवाद का सिद्धांत जो था सही था, क्योंकि यहाँ पे जिस अंग का हम उपयोग ज्यादा करेंगे वह हमारा उपयोग जो होता है विकसित होता है, और जिस अंग का हम प्रयोग नहीं करेंगे वह हमारा अंग जो होता है नष्ट हो जाता है। जिससे यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि इन्होंने अपना पैर को इस्तेमाल छोड़ दिया, यानी इस्तेमाल करना छोड़ दिया, तो इनका पैर जो होता है विलुप्त हो जाता है। तो यहाँ पे इनका जो था ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे समझेंगे हम लैमार्कवाद की आलोचना और समर्थक के बारे में, अर्थात इनकी आलोचना कौन कौन वैज्ञानिक किए थे और इनके समर्थक में कौन कौन वैज्ञानिक थे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे लैमार्क द्वारा किया गया उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत काफी विवादित रहा। इसके पक्ष एवं विपक्ष दोनों में वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, यानी इनके जो सिद्धांत किए थे, इन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने यानी बहुत सारे वैज्ञानिक ने पक्ष और विपक्ष दोनों में प्रयोग किया। जिससे यहाँ पे देखते हैं कि इसके पक्ष में सुमनर और मैकडूगल ने और पायोलो ने कुत्तों पर प्रयोग किया, यानी इनके पक्ष में जो थे सुमनर और मैकडूगल ने प्रयोग किया कुत्तों पर, वही इनकी आलोचना में बीजमान ने प्रयोग किए और इनके सिद्धांतों को गलत साबित कर दिया। यानी यहाँ पे है कि सुमनर और मैकडूगल ने इनके सिद्धांतों का सही साबित किया, लेकिन यहाँ पे बीजमान जो थे इनके सिद्धांत को गलत साबित किया। जैसे हम यहाँ पे समझेंगे कि ये इन्होंने क्यों गलत साबित किया। बीजमान ने अपने प्रयोगों द्वारा जन्म द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया, यानी जन्म द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार केवल वही परिवर्तन अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि केवल वही अगली पीढ़ी में परिवर्तन होते हैं, यानी वंशागत होते हैं, जिनमें गुणसूत्रों का जीन्स जो होता है परिवर्तन होता है, यानी जीन्स में परिवर्तन होता है, यानी गुणसूत्र के जीन में परिवर्तन होता है, वही वंशागत होते हैं। और यहाँ पे जो हो रहा था जीन्स में, यानी जीन में परिवर्तन नहीं हो रहा था। और इससे एक लैमार्कवाद का नया प्रस्तुत होता है, यानी इससे एक लैमार्कवाद का नया प्रस्तुत सिद्धांत होता है, जिसे हम नव लैमार्कवाद कहते हैं। ये हमारा होता था, यानी ये नव लैमार्कवाद जो थे ये बीजमान ने प्रस्तुत किए थे, इसे हम नव लैमार्कवाद कहते हैं। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को लैमार्कवाद के बारे में जरूर समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।